नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन को एक फुल वीडियो में प्रोवाइड करवाना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। इसके बेसिक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए, तो आज स्टार्ट करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है शिक्षक की प्रक्रिया की व्यवस्था करना। मतलब शैक्षिक प्रबंधन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षा की प्रक्रिया की व्यवस्था करना क्या है? शैक्षिक प्रबंधन है। शिक्षा की प्रक्रिया की व्यवस्था करना क्या है? शैक्षिक प्रबंधन है। परिभाषाओं की बात करते हैं। फर्स्ट परिभाषा आपके सामने दिखाई दे रही है। पहली परिभाषा है जेवी सीयर्स की। तो जेवी सीयर्स की परिभाषा डिस्कस कर रहे हैं। जेवी सीयर्स, शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। तो ऐसी परिभाषा जेवी सीयर्स की है। और याद करने के पहले आपको बस इतना याद रखना है, जेवी सीयर्स याद रखना है, और एक कार्य याद रखना है, प्रोसेस याद रखनी है, जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम आता है। जो संपूर्ण शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित में संपूर्ण जो कार्यक्रम होता है, उसका शैक्षिक प्रबंधन व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके, ऐसी प्रक्रिया के बारे में जेवी सीयर्स ने कहा है। तो जेवी सीयर्स क्या कहते हैं? शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। ठीक है, तो जेवी सीयर्स में आपको क्या बताना है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध किससे है? एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें क्या होता है? संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके, ऐसे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। तो ठीक है, तो आपको बस याद रखना है जेवी सीयर्स, और क्या रखना है? शैक्षिक प्रबंधन का सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके, ऐसी व्यवस्था को शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। बहुत ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन की यह परिभाषा किसकी है? तो जेवी सीयर्स की है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? शैक्षिक प्रबंधन। एक वर्ड ध्यान रखना है, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है फिफ्नर की। और फिफ्नर परिभाषा देते हैं कि फिफ्नर कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच, वर्गों का वर्गों के बीच उन संबंधों का आयोजन करना है जिसमें श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जा सके। बहुत सिंपल परिभाषा है, आपको बस इतना रखना है याद, व्यक्तियों के बीच, वर्गों का वर्गों के बीच। ठीक है, बस इतना सा है, व्यक्तियों के बीच, वर्गों का वर्गों के बीच। किसकी परिभाषा है? तो व्यक्ति क्या है? नर है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है फिफ्नर। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच में, वर्गों का वर्गों के बीच में, तो ये क्या है? फिफ्नर है। ठीक है, तो फिफ्नर की परिभाषा है कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच, वर्गों का वर्गों के बीच उन संबंधों का आयोजन करना है जिसमें श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जा सके। अब श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किस में होता है? नर में होता है। ठीक है, मानव में होता है। फिफ्नर याद रख जाएगा आपको। ठीक है, प्रोफेसर एलन। ठीक है, प्रोफेसर एलन की परिभाषा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, क्योंकि प्रोफेसर एलन एक तरीके से आप मान लीजिए कि एलन है एक कोचिंग संस्थान। ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, और मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो क्या है परिभाषा? कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है, एक क्या है? कार्य है। प्रबंधन करना क्या है? कार्य है। और किसके द्वारा किया जाता है? किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, किसी भी प्रबंधक को करना पड़ता है। तो शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, ये प्रोफेसर एलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा दे रहे हैं सर हेनरी फ्योल। सर हेनरी फ्योल कहते हैं शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। अब आपके सामने दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ट्रिपल सी, और एक हो रहा है पोस्ट कॉर्प। ठीक है, पोस्ट कॉर्प। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बारे में। पोस्ट कॉर्प क्या है और PO ट्रिपल सी क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट है
हेनरी फ्यूल का पीओ ट्रिपल सी, हेनरी फ्यूल पीओ ट्रिपल सी। पी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब होता है कमांड, और सी का मतलब होता है कंट्रोल, और सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब योजना बनाना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन करना, संगठित करना, कमांड मतलब निर्देशित करना, और कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, और कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय, उनमें कंट्रोल समन्वय करना। ठीक है, तो मानवीय संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होता है, उनमें कंट्रोलिंग करना पड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, उनको नियंत्रित करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, और प्लानिंग करनी पड़ती है। तो पी और ट्रिपल सी ये फॉर्मूला किसका है? तो हेनरी फ्यूल का है। आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूं कि हेनरी फ्यूल को प्रबंधक का जनक कहता है। प्रबंधक के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, और प्रबंधक के जन्मदाता है, प्रबंधक के सिद्धांतों के जन्मदाता है हेनरी फ्यूल। ठीक है, और इन्होंने अपने इन 5 घटकों के माध्यम से प्रबंधन को बता दिया है। क्या बताया है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो ये हेनरी फ्यूल ने पी और ट्रिपल सी घटक बताए हैं। हेनरी फ्यूल ने प्रबंधक के कितने घटक बताए हैं? 5 घटक बताए हैं। याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लूथर गुलिक के ये 7 तत्व हैं प्रबंधक के। लूथर गुलिक ने कितने शब्द दिए हैं? 7 दिए हैं। वर्ड कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, क्या है? पी मतलब प्लानिंग, मतलब योजना बनाना। ठीक है, योजनाएं का क्या करना? बनाना, योजनाओं का निर्माण करना। और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन करना। एस का मतलब है स्टाफिंग, मतलब नियुक्त करना। डी का मतलब डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, मतलब समन्वय करना। आर का मतलब रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना। बी का मतलब होता है बजट निर्माण करना। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्ब किसका है? लूथर गुलिक का है। ठीक है, लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब के माध्यम से इन 7 तत्व दिए हैं प्रबंधक के। इन प्रबंधक के कार्य कह सकते हैं इनको, क्योंकि लूथर गुलिक ने इन 7 तत्वों के माध्यम से पूरे मैनेजमेंट को बता दिया है। ठीक है, और परीक्षा में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब दिया है, उनमें डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव होता है। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब में 8 अक्षरों के माध्यम से कितने प्रबंधक के तत्व बताए हैं? तो 7 तत्व बताए हैं। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब में ये 8 अक्षर है, POSDCORB, लेकिन कितने सिद्धांत दिए हैं, कितने तत्व दिए हैं? तो वो है 7। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, तो याद रखना है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता है शैक्षिक प्रक्रिया। यह एक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तियों का समूह, न कि केवल मात्र व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, ये प्रोसेस है जो नियंत्रण करनी पड़ती है। ठीक है, एक प्रोसेस खत्म होने के बाद दूसरी प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी रहती है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तियों का एक मात्र समूह है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यह एक सामूहिक प्रयास है। ठीक है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए समूह के साथ में व्यक्ति कार्य करते हैं और अपने मैनेजमेंट को, शैक्षिक प्रबंधन को सफल बनाते हैं। ठीक है, थर्ड है एक विशुद्ध मानवीय क्रिया है। एक विशुद्ध क्या है? मानवीय क्रिया है। विशुद्ध क्या है? मानवीय क्रिया है। ठीक है, तो विशुद्ध मानवीय क्रिया है शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, और अगला है शैक्षिक प्रबंधन संगठन के सभी स्तरों में आवश्यक है। ठीक है, किसमें? सभी स्तरों में आवश्यक है, अकेले स्तर में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी स्तरों में करना जरूरी होता है। अगर शैक्षिक प्रबंधन मान लो नीचे के स्तर में तो कर दिया, लेकिन मध्यम स्तर, उच्च स्तर में अपने शैक्षिक प्रबंधन का प्रयोग नहीं किया तो कुछ न कुछ मिस्टेक रह जाएगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रह जाएगी जो आगे जाके परेशान करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है शैक्षिक प्रबंधन सभी स्तरों में आवश्यक है। ठीक है,
नेक्स्ट है, यह एक नेतृत्वकारी प्रक्रिया है। एक क्या है? नेतृत्वकारी प्रक्रिया है, क्योंकि नेतृत्व के बिना कुछ भी नहीं है, नेतृत्व के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक नेतृत्व प्रदान करने वाली क्रिया है, नेतृत्व प्रदान करने वाला कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों बोला सामाजिक प्रक्रिया? क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ये संपन्न किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा, और व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है वह सामाजिक क्रिया होगी। ठीक। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण साधन है, मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला साधन है। ठीक है। और शैक्षिक प्रबंधन किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसके लिए ही शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है, ताकि उस कार्य को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त है, शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त है, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन जो मैनेजमेंट किया जाता है वो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है, जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, वह अमूर्त कहलाता है। ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या हुआ? अमूर्त है। ठीक है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। तो शैक्षिक प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन कला है, विज्ञान है या दोनों है। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है? कला विज्ञान दोनों है। ये परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, और शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य देख लेते हैं। छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है। पहला उद्देश्य क्या होता है? छात्र होते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, और प्राप्त करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है? एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना होता है। तो ये शैक्षिक प्रबंधन का पहला उद्देश्य हो गया है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समन्वय। ठीक है। जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मानवीय संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, उनका कोऑर्डिनेटिंग डिस्कस करना होता है, कोऑर्डिनेटिंग करना होता है, उनमें समन्वय स्थापित करना होता है। भौतिक संसाधन में जानते हुए आप, भौतिक संसाधन किसे कहते हैं? जैसे नल की टंकी हो गई है, खेल का मैदान हो गया है, भवन हो गया है, बिल्डिंग हो गई है, फर्नीचर हो गया है। तो ये है भौतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन में छात्र आ गया है, शिक्षक आ गया है, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया है, और समुदाय आ गया है। तो ये है मानवीय संसाधन। तो इनमें क्या है? कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ता है, समन्वय स्थापित करना पड़ता है। ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है थर्ड, कर्मचारी में प्रेम एवं सद्भावनाओं का विकास करना। ऐसा नहीं कि कर्मचारी अलग तरीके से काम कर रहे हैं और प्रबंधक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कर्मचारी में आपस में प्रेम और सद्भावना का विकास करना शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। और समय का सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है। समय पर जो कार्य हो जाता है वही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो समय पर कार्य नहीं कर सकते हैं वह शैक्षिक प्रबंधन को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाले रहते हैं। ठीक है। तो आपको क्या है? शैक्षिक प्रबंधन के मतलब है शैक्षिक प्रबंधन समय का सदुपयोग करके ही कार्य करना चाहिए, शैक्षिक प्रबंधन प्रदान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों को व्यवसायिक वृद्धि करना, शिक्षक में व्यवसायिक वृद्धि हेतु अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। और नेक्स्ट है संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ऐसा कि नहीं संसाधन तो अपने पास बहुत हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन में क्या है? जरूरी है कि संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना, छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। ऐसा कि नहीं कि सर्वांगीण विकास पर हमने ध्यान दे दिया है, सभी पर छात्रों पर ध्यान दे दिया है, लेकिन व्यक्तिगत कुछ न कुछ बालक ऐसे रह जाते हैं जो पिछड़ जाते हैं। ठीक है। तो उन पर भी व्यक्तिगत रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सभी ओवरऑल बच्चों पर ध्यान दे दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जो अपने शैक्षिक स्तर पर पिछड़ गए हैं। ठीक है। तो सभी पर व्यक्तिगत रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं की योग्यता, क्षमता और दक्षता के अनुसार कार्य देना चाहिए। ठीक है। तो कार्यकर्ता जो भी रहते हैं, कर्मचारी जो भी रहते हैं, उनको अपनी योग्यता के अनुसार, उनकी दक्षता के अनुसार जो कार्य उन करने में वो सक्षम होते हैं, उनको उसी के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है और उसको वो कार्य प्रदान कर दिया जाए, तो जाहिर है कि वो कार्य वो नहीं कर पाएगा और कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उनकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों में सुनागरिक के गुणों का विकास करना। तो छात्रों में सुनागरिक बनने के गुण विकसित करने चाहिए, ये शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है छात्र और समाज केंद्रित शिक्षण और योजना। ठीक है। और कार्यकर्ताओं में को संतुष्ट करना और मूल्यांकन करना। तो ये थे शैक्षणिक प्रबंधन के उद्देश्य। आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।